नमस्कार। हम क्लास 10th की मैथ्स चल रही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी। चैप्टर पहला वास्तविक संख्या है। प्रश्नमाला 1.1, 2, 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम देखेंगे आगे एक प्रमेय है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। तो पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें खुद स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे दो है, दो में किस किस का पूरा भाग जाता है? एक का जाएगा और दो का, इसके अलावा और किसी का नहीं जाएगा, इसलिए दो अभाज्य संख्या है। तीन है, तीन में एक का पूरा पूरा जाएगा और तीन का पूरा पूरा जाएगा, इसके अलावा और किसी का नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसलिए तीन अभाज्य संख्या है। चार में एक और चार का तो जाएगा ही, इसके अलावा और दो का भी जाता है, इसलिए ये चार है वो अभाज्य नहीं है, क्या हुई? भाज्य संख्या। पांच की बात करूं तो पांच में एक और पांच के अलावा और किस संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो इसका मतलब भाज्य हुई। फिर छह में बात करूं तो एक और छह, एक और खुद का तो हर एक संख्या में भाग जाता ही, इसके अलावा छह में दो का भी जाता है और तीन का भी जाता है, तो छह अभाज्य नहीं हुई, क्या हुई? भाज्य। अब मैं समझता हूँ, समझ में आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दो है, तीन है, पांच है, फिर सात हो जाएगी, नौ है वो भाज्य होगी क्योंकि नौ में तीन का भी भाग जाता है, फिर 11 है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये अभाज्य होगी। तो मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और यदि p किसी संख्या के वर्ग, ए स्क्वायर का मतलब है ए कोई संख्या है, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए गुना ए, उस संख्या का वर्ग। जैसे छह स्क्वायर का मतलब क्या होता है? छह गुना छह, छह का वर्ग 36। तो p कोई संख्या है, वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वही p क्या है? उस, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं छह स्क्वायर की, छह स्क्वायर का मतलब 36। अब 36 में किसी संख्या का भाग जाता है और उसका छह में भी भाग जाएगा, ठीक है ना? अगर p क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है ना? तो 36 में किस किस का भाग जाता है? दो का जाता है, तीन का जाता है, ठीक है, फिर और किसका जाता है? बस अभाज्य संख्या में तो ये दो ही है, बाकी चार है, लेकिन चार क्या है? भाज्य संख्या। अपने अभाज्य संख्याओं की बात हो रही। तो 36 में दो और तीन का भाग जाता है, तो इसी दो और तीन का भाग छह में भी जाएगा। कारण क्या है कि छह के अभाज्य, 36 का मतलब क्या है? 36 का मतलब है छह का वर्ग, और छह के अभाज्य गुणनखंड होंगे दो गुणा तीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दो गुणा दो का मतलब दो का स्क्वायर, और तीन गुणा तीन का मतलब तीन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में दो और तीन ही आ रहे हैं। तो किसी संख्या के में के जो वर्ग में जिस अभाज्य संख्या का भाग जाता है उसमें भी जाता है, कहने का मतलब यही। ये समझ में आ गया होगा, ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए कोई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो ऐसे, ठीक है, उसका वर्ग करेंगे तो ये दो बार आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे छह के अभाज्य गुणनखंड क्या है? दो इंटू तीन, लेकिन छह का स्क्वायर करेंगे तो दो की घात दो हो जाएगा और तीन की घात भी दो आ जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा, लेकिन भाग तो उसमें दो और तीन का ही जाएगा। तो ये एक प्रमेय है कि यदि कोई एक p अभाज्य संख्या है और p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो उस संख्या में भी p का भाग जाएगा, और जहां a क्या है? कोई धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है। तो यही इतना था। अब बात आगे हम करते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। शॉर्ट में एक पूरा वीडियो बना रखा है अलग अलग प्रकार की संख्याओं पे, ठीक है, तो वो देख लेना। और शॉर्ट में मैं यह बता देता हूं, क्योंकि अभी हम परिमेय और अपरिमेय की बात करेंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, और जहां पर q बराबर जीरो नहीं हो, यानी हर में जीरो नहीं हो, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, हर में जीरो नहीं हो, और p और q क्या हो? दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, ठीक है। पूर्णांक का मतलब कोई पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है, एक दो तीन चार पांच, नेगेटिव हो सकती है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो है वो परिमेय संख्या। दूसरी अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा, ठीक है, जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
ठीक है, नहीं लिख सकते। वो क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे अंश और हर दोनों इंटीजर हो, पूर्णांक हो। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय की। तो 1/2 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है। जीरो, जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। 7 वो भी परिमेय है, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकता हूँ। -5 वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 को -5/1 लिख सकता हूँ। ये p/q के रूप के हो गए ना, अंश बटे हर। और हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में जीरो हो सकता है, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, 0/1 में था। फिर 22/7, तो 22 और 7 दोनों पूर्णांक है। -22/7, तो ये भी पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है जिसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता? अंडरूट में 2, अंडरूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय। अंडरूट के 3। ठीक है, अंडरूट के 4 की बात करोगे तो अंडरूट 4 का मान होता है 2, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए अंडरूट 4 है वो क्या है? अपरिमेय नहीं है। क्या है? परिमेय। ये अपरिमेय नहीं है, तो अंडरूट 4 में यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका अंडरूट भी क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। फिर अंडरूट 5 अपरिमेय हो जाएगी। फिर अंडरूट 6 अपरिमेय होगी। अंडरूट 7 अपरिमेय होगी। ठीक है, अंडरूट 8 अपरिमेय हो जाएगी। अंडरूट 9, अंडरूट 9 का मान आ जाता है 3, और 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय नहीं है। क्या होगी? परिमेय, क्योंकि अंडरूट 9 है उसको 3। ठीक है, 3/1 के रूप में लिख सकता हूँ। ये तो परिमेय और अपरिमेय होगी। अब प्रश्नावली 1.3 है, उसका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उल्टा मान कर चलते हैं। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि क्या है? अंडरूट 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, और परिमेय संख्या है तो क्या है? परिमेय संख्या मैंने बताया था p/q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं अंडरूट 5 है, इसको अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये कोई न कोई संख्या ऐसी होगी अंश बटे हर के रूप में, तो मैं यहाँ पे a/b लिख सकता हूँ। और कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 12/16 ऐसे लिखे, उसमें कोई कॉमन गुणनखंड आ जाता है कभी कभार, जैसे 12 में भी 4 का भाग जाता है, 16 में भी, तो काट के सरल करते हैं हम। तो 12 में 3 बार गया, और 16 में 4 का भाग 4 बार, तो इसको 3/4 लिख सकते हैं। और 3 और 4 में अब एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और किसी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता है, तो 3 और 4 क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य। तो वैसे ही मैंने a और b ऐसी संख्याएं ली है, a और b पूर्णांक, तो a और b क्या है? सह अभाज्य है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है? सह अभाज्य। इसका मतलब एक के अतिरिक्त इसमें और कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब इस पहले का वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? अंडरूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 अंडरूट हट जाएगा, a का वर्ग a की घात 2 और b का वर्ग b की घात 2। इसको आगे और लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा ये b² उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 5 के, तो 5 गुणा b² बराबर a² हो जाएगा। ठीक है, अब 5 गुणा b² का मतलब क्या है? कि ये जो a² संख्या है, इसके ये दो गुणनखंड हो गए, एक तो b² है और एक 5 है। इसका मतलब क्या है? गुणनखंड कोई भी संख्या के ऐसे करते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था 12 के, तो 12 के गुणनखंड 3 × 4 है। इसका मतलब 12 के ये गुणनखंड है, तो 12 में 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। इसका मतलब इस 5 का भाग भी a² में जाता है और b² का भी जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम चलेगा? 5 क्या है? a² को विभाजित करता है, a² में 5 का भाग जाता है, करता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने प्रमेय देखा था, मैं पीछे वाला बताऊं अभी क्या कह रहा है कि कोई अभाज्य संख्या है p,
वो अगर उसके वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे 36 में किसी 2 का भाग जा रहा था तो उसका 6 में भी भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो 5 क्या है, ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग में जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाता है। इसका मतलब क्या है, ए के ऐसे गुणनखंड होंगे, ए को 5 गुणा कोई भी और संख्या होगी इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुणा सी के रूप में लिख सकते हैं, और इस ए का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, या इसका नाम समीकरण में 2 देता हूं, 2 में रख देते हैं, और इसको 3 दे देता हूं ना। ठीक है, तो ए का मान रख देते हैं, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, देखो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या करना है, ए के गुणनखंड होंगे। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा था तो ए में भी 5 का भाग जाएगा, इसलिए 5 गुणा सी कर दिया, और उसका क्या है यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ग कर दिया। फिर 5 बी स्क्वायर बराबर, अब 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 25, और गुणा में सी स्क्वायर। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 5 बी स्क्वायर है तो इस 5 और बी स्क्वायर का मतलब 5 गुणा बी स्क्वायर है, 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इस 5 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में गया तो भाग गया 5 का। अब 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 5 बार जाएगा। अब क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर 5 गुणा सी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या मालूम चला कि बी स्क्वायर के गुणनखंड हो गए 5 और गुणा में कुछ, इसका मतलब है बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब 5 बी स्क्वायर में भाग जाता है 5 का, तो बी में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। पहले हमने माना था, देखो क्या माना था यहाँ पे देखना तुम लोग, ए और बी सह अभाज्य, इसका मतलब एक के अतिरिक्त और भी कॉमन गुणनखंड नहीं, यानी ए और बी ऐसी संख्या है जिसमें एक के अलावा दोनों में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। यहाँ पे क्या आया, पहले तो यहाँ पे 5 का भाग ए में जाता है, दोबारा क्या आया, 5 का भाग बी में भी जाता है। इसका मतलब क्या है कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, और पहले हमने माना था कि भाई एक के अतिरिक्त और कोई संख्या है जो ए और बी को में भाग नहीं जाता। इसका मतलब जो पहले माना था वो हमने उसका उल्टा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं, क्योंकि क्या है, 5 ए व बी दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। जो हमारी पूर्व मान्यता यानी दोनों को हमने सह अभाज्य लिए थे, तो पूर्व मान्यता के विपरीत है। अब विपरीत है तो हमने जो भी पहले मान के स्टार्ट किया वही गलत हो गया। तो पहले हमने क्या माना था कि ए और बी जो √5 है वो परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तो वो परिमेय नहीं होकर के क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अतः √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे करना, यानी पहले तो क्या करना है, उल्टा अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले तो उसको क्या मानना है, परिमेय मानना है। √5 को हमने एक परिमेय संख्या मानी। ठीक है,
फिर परिमेय मानी तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में। तो p बटे q में कोई कॉमन गुणनखंड था, उसको काट के हमने क्या लिया है, a बटे b। a और b में और किसी का भाग नहीं जाता एक के अलावा दोनों संख्याओं में, तो हमने मान ली कि a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर वर्ग कर दिया, उससे ये आ गया कि 5b स्क्वायर है और a स्क्वायर के बराबर। इससे क्या आ गया, 5 का भाग a स्क्वायर में जाता है तो a में भी जाएगा। ठीक है, तो 5 a का भाग a में जाता है, इसका मतलब a के कुछ गुणनखंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 5 गुणा कोई भी संख्या, जैसे c मान ली, और इस a का मान पहले वाले समीकरण 2 में रख दिया, जिससे क्या आ गया कि जो b स्क्वायर का मान है वो 5c स्क्वायर आ गया, यानी b स्क्वायर के गुणनखंड में भी 5 आ गया। तो ए स्क्वायर के गुणनखंड में भी 5 आ गया और बी स्क्वायर के गुणनखंड में भी 5 आ गया। इसका मतलब ए और बी दोनों है वो 5, दोनों में 5 का भाग जाता है, जबकि हमने माना था कि दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो इसलिए जो पहले माना था कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत होकर के क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।